बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे, लाइफ को अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो एक बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस, बहुत खूबसूरत इंडियन डिज़ाइनर का लहंगा मैं आपके साथ मिलके रिक्रिएट करूँगी इस वीडियो में, और आपको पूरी जर्नी दिखाऊंगी कि किस तरह से एक डिज़ाइनर ड्रेस को हम रिक्रिएट कर सकते हैं। बहुत लंबी जर्नी होती है, 30-40 डेज़ का प्रोसेस आपको चंद मिनटों में दिखाना थोड़ा सा टफ़ होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आपको साथ साथ बताती रहूँ कि किस तरह से हमने फैब्रिक सर्च किया। सबसे पहले चूँकि ये एक इंडियन डिज़ाइनर का लहंगा था, इसलिए हमें इंडियन फैब्रिक्स में ढूंढना था इसका फैब्रिक। इसका जो लहंगे का फैब्रिक था वो 2 टोन में था, और इस तरह के फैब्रिक्स यूजुअली हमारी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और ये कतान टाइप मटेरियल में होते हैं। तो हम लोगों ने फैब्रिक हंट करना शुरू किया। सबसे पहले मैं गई लाहौर सेंटर में कुछ इंडियन फैब्रिक्स की शॉप मौजूद हैं, वहाँ पे मैंने सर्च किया। मुझे सेम फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं मिला, और जो थोड़ा सा मुझे कलर और टोन वगैरह सही लगी फैब्रिक की क्वालिटी वगैरह, तो उसमें जो है वो शेड एक तो लाइट था, दूसरा उसके ऊपर ऑलरेडी एम्बेलिश था, क्योंकि हमने तो सारी एम्बेलिशमेंट खुद करवानी थी, हमें एक प्लेन फैब्रिक चाहिए था। एनी हाउ मैंने उसको सर्च किया, मैंने मज़ीद फैब्रिक्स देखे, कुछ नया सीखने को मिला कि किस किस तरह के फैब्रिक्स हमें मिल सकते हैं, और किस किस तरह के फैब्रिक्स हमें खुद से जो है उनको लुक क्रिएट करनी पड़ती है। क्लाइंट बहुत ज़्यादा स्वीट थी, और उनकी प्रेफरेंस सिर्फ ये थी कि आपको मुझे क्वालिटी देनी है, और जितना क्लोज़ हो सके आपने मुझे उतना क्लोज़ देना। चूँकि बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं थी, उनकी रिक्वायरमेंट्स ये थी कि उनके मेजरमेंट्स को फॉलो किया जाए, और बहुत थोड़ी सी उन्होंने माइनर चेंजेस करवाई थी, जिसकी वजह से ड्रेस रिक्रिएट करना इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही थी वो हम लोगों की थी कि हमने क्लोजेस्ट फैब्रिक हम चूज़ करना चाह रहे थे। जब भी मार्केट में आप इस तरह का फैब्रिक दिखाते हैं ना, तो सबसे पहले ये लोग आपको इंडियन रॉ सिल्क इसके लिया प्रोवाइड करते हैं, और वो इंडियन रॉ सिल्क में भी 2 टोन आते हैं। मैं इनको कहती अगर हम इसको डाई करा लें, कह रहे थे कि मज़ीद फ्लैट हो जाएगा, आप उस तरह के लुक फिर भी अचीव नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने कहा कि मैं आई तो ही हूँ, तो मैं मज़ीद इंडियन फैब्रिक्स और से देख लेती हूँ, क्योंकि अक्सर हम लोग को इंडियन फैब्रिक्स आने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं पटोला सिल्क की 3 वैरायटी चेक करूँगी, उसकी डिफरेंट प्राइसेस हैं और क्वालिटीज़ हैं। तो 3 तरह की क्वालिटी मैंने यहाँ पर देखी। ये वाली जो थी ये पहली एक्सपेंसिव वाली क्वालिटी थी, ये भी ठीक थी, लेकिन एक क्वालिटी बस एवरेज थी। तो मैंने कहा कि चलो कभी लेना होगा तो हम इसको ज़रूर कंसीडर करेंगे, क्योंकि इंडियन ड्रेसेस को रिक्रिएट करते हुए हमें अक्सर इस तरह के ड्रेसेस फैब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। ये इंडियन क्रिंकल थी, ये बिल्कुल चाइना प्योर क्रिंकल की तरह थी, बल्कि थोड़ी सी मुझे उससे बेहतर लगी, नाजुक नहीं लग रही थी एक्चुअली उस तरह। तो मैं डेफ़िनेटली इसको कभी यूज़ करूँगी, और ये फैब्रिक तब से मेरे माइंड में आई, तकरीबन 6-7 महीने पहले की वीडियो होगी, और मे बी 8 मंथ्स अगो। उसके बाद मैंने सिल्क फैब्रिक चेक किया। मैं डिफरेंट टेक्सचर्स, डिफरेंट टाइप के फैब्रिक सर्च करती कि किस पे हम ये वाली लुक अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिल्क फैब्रिक देखा, और इन्होंने जला के दिखाया, प्योर था, क्योंकि मुझे प्योर फैब्रिक चाहिए था ताकि मैं अपनी मर्ज़ी का कलर डाई करवा सकूँ अगर मैं कोई इस तरह का फैब्रिक लेती हूँ। फिर डे 2 आया, मुझे वहाँ पे कोई फैब्रिक ख़ास पसंद नहीं आया था। एक फैब्रिक मिस हो गया जो कि मुझे दिखाया गया था, उसका शेड का इशू था, बाकी वो फैब्रिक सेम था। फिर यहाँ पे मैं बेसमेंट में हूँ, ये बिलाल फैब्रिक्स की एक काफ़ी बड़ी शॉप इन्होंने बेसमेंट में खोली है, तो मैं उस पे थी तब, ये नई नई खुली थी। तो इनके पास 2 टोन में काफ़ी सारी फैब्रिक्स की वैरायटी मौजूद थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी पसंद का शेड, हमारा रिक्वायर्ड शेड जो कि हमारी क्लाइंट ने स्पेसिफिकली कहा था कि कोशिश करने इसके क्लोजेस्ट जाएँ, वो नहीं था। और मैंने फिर और डिफरेंट शॉप्स पे चेक किया। ये इसको कहते हैं चमकी कतान, ये भी कभी कभी हम लोग को ज़रूरत पड़ती है, और ये हर जगह से नहीं मिलती। फिर चूँकि मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगा कि हमने क्लोजेस्ट फैब्रिक चूज़ किया, तो मैं अपनी सर्च को कंटिन्यू किए हुए थी। अभी तक हम लोग इचड़े भी जा चुके थे, और यतीमाना मार्केट से भी पता करवा चुके थे। उसके लिए मैंने किसी और को हायर किया था, क्योंकि मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं था। साथ साथ मैं दुपट्टे के लिए भी फैब्रिक देख रही थी, और ब्लाउज़ के लिए भी फैब्रिक देख रही थी। हमने ब्लाउज़ और दुपट्टे के लिए प्योर इंडियन टिशू का यूज़ किया है, और यहाँ पे फिर मैं कुछ फैब्रिक्स डाई करवा के लाई, कुछ मैंने जो मार्केट से इकट्ठे किए थे। अल-फजर की शॉप से भी मैंने काफ़ी सारे फैब्रिक्स लिए थे, वो सारे भी इकट्ठे किए। 3 दिन ऑलरेडी हो चुके थे, और यहाँ पे मैं क्लाइंट को दिखा रही थी कि इसमें से देखें आपको कौन सा क्लोजेस्ट लगता है, क्योंकि कुछ हमने खुद डाई करवाए थे, कुछ नेचुरली डाइड थे, नेचुरली नहीं मतलब पीछे से फैक्ट्री डाइड थे। तो वो सारे मैंने दिखाए क्लाइंट को कि हम किस पॉसिबल शेड पे रहें, और मैंने ना नाम भी साथ मेंशन कर दिए थे। और
फिर उसके बाद मैं ना फिर भी मुझे लगा कि नहीं अभी मज़ीद ज़रूरत है, तो मैं लिबर्टी मार्केट में ही बेसमेंट को ऊपर वाली शॉप्स को मज़ीद सर्च किया मैंने। यहाँ पे बिन सुल्तान, हयात वाली शॉप जो थी, हयात फैब्रिक्स और बिलाल फैब्रिक्स, किरण कलेक्शन, अल-फजर, मतलब बहुत सारी शॉप्स को, जितनी भी मुझे पॉसिबल शॉप्स लगी, इवन कि छोटी छोटी शॉप्स को भी नहीं मैंने छोड़ा। फट्टे पे भी मैंने चेक किया कि कहीं पे हमें वो फैब्रिक मिल जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो फैब्रिक बहुत एक्सपेंसिव था, बट वो हम लोगों को मिल नहीं रहा था शेड वगैरह। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम टिश्यू सिल्क फैब्रिक पे करेंगे। यहाँ पे भी हमारे डिफरेंट राउंड्स हुए। मुझे जब तक मेरा मतलूबा कलर नहीं मिला मैं उसको डाई करवाती रही और खूब सर खाया इस दफ़ा मैंने डायर का। यूजुअली डायर जो है वो चिढ़ जाता है, लेकिन उसको पता था कि मैं इस पे कितनी एफ़र्ट कर रही हूँ, तो उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया और मुझे बार बार चेक करवाते रहे। बार बार जो है मैं क्लाइंट के साथ डिस्कस करती रही कि हम इसको मज़ीद, मैं ब्लू टोन में लेके जाना चाह रही हूँ, इसकी ग्रीन टोन को थोड़ा सा कम करना चाह रही हूँ, क्योंकि हम लोग डबल शेड नहीं कर सकते थे। ये एक अंडरस्टूड बात थी। हम लोग को डबल शेड वाला फैब्रिक नहीं मिला, हम लोग को रहना तो सिंगल टोन में था, बट हम लोग कलर को बहुत क्लोज लेके जाना चाह रहे थे। एक चीज़ जो मैंने सीखी है कि अगर 18-20 भी हो ना, अगर हम डिज़ाइन, लुक, स्टाइल बाकी सब कुछ सेम रखें, एम्ब्रॉयडरी के पैटर्न्स वगैरह, तो बहुत ज़्यादा क्लोज जाया जा सकता है। मैंने अभी तक काफ़ी सारे इस तरह के लहंगे रिक्रिएट कर लिए हैं, तो इतना तो मुझे समझ आ गई है इस दफ़ा, स्पेशली जब मैंने हुसैन रिहार वाला आर्टिकल रिक्रिएट किया उसके बाद मुझे एक चीज़ समझ आ गई है कि अगर हम बाकी चीज़ों को फॉलो करें तो हम लोग लुक अचीव कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस में हम लोगों का एक और स्टेप आया जिसमें मुझे जाके चेक करना था कि डिज़ाइनिंग वगैरह, स्केचिंग वगैरह किस तरह की हुई है। हाफ़ जो है वो स्केच बनाया जाता है, बाकी हाफ़ को उधर ही दूसरी तरफ कॉपी किया जाता है। और यहाँ पे मोटिव्स का मैंने चेक किया। अच्छा, मैं यहाँ पे ना पिक्चर्स ले लेती हूँ, देखती हूँ, अगर मुझे कोई समझ नहीं आती या मुझे टाइम कंज्यूमिंग होता है ये प्रोसेस, तो मैं पिक्चर्स ले लेती हूँ घर आके, अच्छे से मैं कंपैरिजन करके लैपटॉप पे खोल के, स्क्रीन बड़ी स्क्रीन पे ज़्यादा ही समझ आ जाता है, तो उस पर चेक करती हूँ, क्लाइंट के साथ शेयर करती हूँ और फिर जाके इसको स्टार्ट करवाती हूँ, ताकि कोई भी मिस्टेक की गुंजाइश ना रहे। यहाँ पे 100% एक्यूरेट तो नहीं था, ऑब्वियसली इंसानी हाथ है और हम लोगों को क्लोजेस्ट जाना था, तो इसमें 19-20 चेंज के बाद ये स्केच अप्रूव हो गया, क्योंकि मैंने चूज़ भी ऐसे बंदे को किया था जिस पे मैं ये ट्रस्ट कर सकती थी कि वो भी हमें क्लोजेस्ट ही देगा, क्योंकि मैं ना अक्सर इच्ची बिच्ची डिटेल पे जो है ना वो लड़ रही होती हूँ सच में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट जाती है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इन लोगों को समझाना कि छोटे छोटे डिटेल्स भी मैटर करती हैं। अच्छा, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हो गई थी, एप्लिक हो गई थी, कलियों से पहले मैंने डलवाई थी, कलियों वाला प्रोसेस रिकॉर्ड नहीं हो सका, वो मैंने डलवाई थी टेलर से। और फिर अब हम चेक कर रहे थे कि एम्ब्रॉयडरी सही है, फ्लेयर ठीक है, क्योंकि अभी भी हमारे पास चांस था कि हम इसमें मज़ीद फ्लेयर ऐड कर सकें इन केस कि कोई इशू हो जाता है, थोड़ा सा चांस था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आया, हम लेस मैचिंग करनी थी। बहुत ईजी लेस थी, बट मुझे उसका शेड भी मैच करना था। यहाँ पे साइज़, शेड, डिज़ाइन सब कुछ एक्यूरेट चाहिए था मुझे, और मुझे कहा गया 2 दिन बाद आएगी लेस, 4 दिन बाद आएगी। मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए ना मुसलसल उसकी सर्च करती रही। 1 वीक मुझे लगा लेस को डिसाइड करने में, ऑल्दो बहुत इजी सी लेस थी, लेकिन फिर भी। उसके बाद सितारे लग के आ गया, इसके ऊपर हैंड एम्बेलिश्ड हो गया। उसके बाद दुपट्टा जो है मैं चेक कर रही थी कि दुपट्टा, लहंगा, ब्लाउज़, ये सब आपस में भी चीज़ें अच्छी लगती हैं कि नहीं। और मैंने क्लाइंट को यहाँ पे इसका फ्लेयर वगैरह भी दिखाया कि इतना फ्लेयर है और ये इस तरह की लुक आ रही है। ये जो कलर है ना, ये बहुत ज़्यादा बहुत खूबसूरत, बहुत डिसेंट कलर है निकाह के लिए। मुझे ये इसके दुपट्टे का जो शेड है ना, ये बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में घुसा हुआ है कि ये निकाह की ब्राइड के लिए होना चाहिए। और फिर यहाँ पे मैंने इसको फाइनली सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद इसको मैंने पैक कर दिया। बहुत ज़्यादा खुशी थी ये ड्रेस बना के, क्योंकि बहुत डिसेंट लगा, बहुत ज़्यादा क्लोज भी हम चले गए थे। और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। और ये क्लाइंट ने मेरे साथ वीडियो शेयर की है, क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट पे वीडियो कैप्चर नहीं की, फोकस सारा ताकि चीज़ें पूरी हो जाएं। और क्योंकि कस्टमाइज्ड ऑर्डर होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये वाले ऑर्डर्स के लिए आपके पास 2 महीने होने चाहिए। ऑल्दो कि कोई 30 डेज़ भी कहता है, 40 डेज़ भी कहता है, स्टिल आपके पास 2 महीने होने चाहिए, ताकि इतनी सी भी मिस्टेक की गुंजाइश ना रहे। और आप देख सकते हैं कि ब्यूटीफुली जो है हमने इसको कॉपी किया है। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये क्रिएशन पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए, इस तरह के लहंगे और ड्रेसेस क्रिएट करवाने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से मैंने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर एक डिज़ाइनर ड्रेस रिक्रिएट किया, जो कि 30% से भी कम में रिक्रिएट हुआ। अगर आप चाहते हैं कि ये गोल्डन लहंगे की भी मैं आपके साथ
रिक्रिएशन वीडियो, कस्टमाइजेशन वीडियो शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कोई भी डिज़ाइनर ड्रेस रिक्रिएट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।